बारामूला, जी हाँ, ये नाम आपने नेटफ्लिक्स को सर्व करते हुए देखा जरूर होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ अपकमिंग कंटेंट। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बारामूला। वैसे बारामूला की ये जो कहानी है जिसमें मानव कौल नजर आएंगे, ये कश्मीर की हसीन वादियों में छुपे सुपरस्टिशन की बात करेगी। तो हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंटेंट का। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में। कश्मीर में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई कहानियाँ भी हैं जो ऑलरेडी हम बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर देख चुके हैं। मगर नेटफ्लिक्स एक और कहानी लेकर आ रहा है जिसका नाम है बारामूला। सबसे पहले थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। कोई स्टोरी जब आपको पेश की जाती है और स्पेशली जब आपकी ही जगह की बात है, तो कैसे आपने बोला कि हाँ इस तरह की कहानी करनी चाहिए या इसमें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए? कश्मीर एक इतनी इंटरेस्टिंग जगह है और जो मेरी मेमोरीज भी हैं, जो हम पढ़ते भी रहते हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ से जितनी फिल्में और जितनी सीरीज़ बनती है उससे कहीं ज़्यादा बननी चाहिए, बिकॉज वो बहुत सुंदर है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इतनी कहानियाँ हैं। अच्छा आदित्य, आपसे एक चीज़ जानना है मुझे, जब एक डायरेक्टर ही आपके साथ काम करने वाला हो तो उनके साथ एक थॉट प्रोसेस मैच करना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? अभी आई हैव नॉट वर्कड विद एनी अदर डायरेक्टर एक्टर देन हिम, सो मेरे पास एक ही केस है टू टेल। बट व्हाट आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि ये मुझे पता था कि ये थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, इनके प्लेस मैं देख चुका हूँ, मतलब बहुत पहले से, और उनकी बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो एक बात होती है ना कि इवन इफ यू हैव नॉट मेट, आप मिले नहीं हो, आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन क्राफ्ट बताता है कैरेक्टर क्या है, क्राफ्ट बताता है इंसान कैसे है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई सीन किया है और मैं जाके मॉनिटर पे देखूं कि कैसा। आई नेवर एवर इन माय लाइफ क्रॉस द लाइन ऑफ इफ आई एम एक्टिंग एंड समवन इज डायरेक्टिंग। आई सरेंडर कंप्लीटली अबाउट the way he wants to look at me rather than how I want to be looked at. ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। And it's very very rare these days. तो मैंने आज तक कभी मॉनिटर नहीं देखा, मैं कभी उस तरफ जाता नहीं हूँ। इनफैक्ट डीओपी कई बार कहते हैं, हाँ, वो शॉट लेता है और यू हैव टू सी दिस, बट मैं हमेशा बोलता हूँ आई ट्रस्ट यू, आई लव इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू सी माई सेल्फ। रियल लोकेशंस थे, तो कैसा था आदित्य, आपने कुछ एक्सप्लोर किया मानव के साथ में? पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भरी घनी ठंड में इन्हें शूट किया है। मतलब ये अभी हम ये बता रहे थे तो मुझे याद आ गया कि -13 से लेके -18 तक गया। और उसमें आपको वर्दी पहननी है और आपको उसमें नाइट में सारे सीन करने हैं। Oh God. और मतलब जो क्रू ग्लव नहीं निकाल पा रहा है, आपको अपने सारे गर्म कपड़े उतार के शॉट देना है, विच इज मतलब मुझे लगता है कि वो यूनिक एक्सपीरियंस है कि जब आप बात करते हो और मुंह से धुआं निकलता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी रियल। एंड मुझे वो बारामूला में बड़ा मजा आता था कि हाउ रियल दिस इज। मैंने वो कहवा पिलाई, मुझे नहीं पता कितना कहवा इन्होंने पी। बहुत अच्छा लगता है वो तो सबको, मुझे इतनी ठंड में कहवा ही आपको बचा सकता है। इट वाज ब्यूटीफुल, द फूड, एवरीथिंग, द लोकल्स, एवरीबॉडी मतलब वर्कड सो हार्ड फॉर दिस फिल्म। मैं बता नहीं सकता। आज भी मैं अगर एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा तो मुझे किसी, मतलब आई हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स दैट आई कैन गो, आई डोंट नीड अ होटल। मुझे कहीं पे भी रहने को मिल सकता है। इतनी अच्छी दोस्तियां हुई, इतने अच्छे लोग मिले, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। या यू बिकेम मोर कश्मीरी देन कश्मीरी। मैं खुद फेरन पहन के शूट करता था, तो कई लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता था कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ। जब तक वो कश्मीरी में कुछ बात नहीं करेंगे और मुझसे जवाब नहीं आएगा, तब तक उनको समझ में भी नहीं आता था वो बात। ओके, जब आप कश्मीर जाते हैं तो कौन सी चीज आप फॉर श्योर करते हैं? टू डू लिस्ट में क्या होता है आपके? खाना। एंड सबसे मुझे कश्मीरी वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मैं सबसे पहले टूटता हूँ खाने पे। सेम, आई लाइक ड्राई फ्रूट्स दैट यू गेट इन कश्मीर अ लॉट। जब पहलगाम जाते हो तो वहाँ पे तो एक सड़क है जहाँ पे इतनी शॉप्स हैं, जो उनके पीछे खेत है, तो वहीं से वो लेके आ जाते हैं, इंक्लूडिंग केसर एंड एवरीथिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। सो आई थिंक आई लव गोइंग देयर, और इतना मैं खरीदता हूँ वहाँ पे कि पूछो मत। तो वो मेरा हमेशा ही होता है। और व्हाइल गोइंग टू पहलगाम आल्सो देयर आर दीज एप्पल फील्ड्स, जहाँ पे पहली बार जब मैंने एप्पल्स वहाँ के खाए तो मेरे को रियलाइज हुआ कि गोवा में क्या आ रहा है। तो मेरे लिए एप्पल डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, वो मेंटेन करना आप कितना बिलीव करते हैं? पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ। 0 बिलीव करता हूँ।
बट कहानी अच्छी है, वो उसका जवाब ये बेटर देता है। हाँ, मुझे लगता है ये जो बिलीव करने की बात होती है ना, वो पहले 5-10 मिनट में हो जाती है। किसी भी आप वर्ल्ड में, जब आप फिल्म के किसी वर्ल्ड में आप ऑडियंस को लेके जा रहे हो, तो आप अगर देखोगे फैंटेसी ऑल्सो, आप पहले 5-10 मिनट में ही आप हुक हो जाते हो। तब आप अगर वो आपने क्राफ्ट ठीक से किया तो ऑडियंस आपकी हो जाती है। एक इंसिडेंट था, हम लोग एक एटिक पे शूट कर रहे थे, हमारा ही सीन था, और उस एटिक पे शॉट चल रहा था, और बिकॉज वो वहाँ लकड़ी के घर होते हैं पूरे, तो लकड़ी के घर पे एटिक था, शॉट चल रहा था, और अचानक चलते शॉट में मुझे लगा कुछ सब हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, तो मुझे लगा, और वो स्पूकी सा सीन भी था, हिल रहा है। जब कट हुआ मैंने कहा यार क्यों ये हिल कौन हिल रहा है यहाँ जब चलते शॉट, तो उसने कहा सर भूकंप आया था, सब हिल। तो मुझे कहा तो वो while I was performing it was very spooky कि भाई everything is moving and क्रक आवाज के मारे। जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगे? I have fun। मतलब अगर देखो, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है बारामूला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि आप सुबह सुबह तो बाहर निकल नहीं सकते। पोस्ट 10:30 आई थिंक आप बाहर निकले तो फिर भी आपको आसमान थोड़ा क्लियर दिखता है। ऐसे में प्लीज़ जिन लोगों की छुट्टी है, जो घर पे है, टेक आउट दिस टाइम, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है, तो सूर्य को पाने के लिए, उसकी ताप जो है वो अपनाने के लिए। और ये मेरा ही कहना नहीं है भैया, ये विभूति नारायण और हमारे तिवारी जी का भी कहना है। ना दिल्ली प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बच्चों को किस तरह स्क्रीन से हटा कर पुरानी बोर्ड गेम्स खेलनी चाहिए, या जो दिखा रहे हैं बाय एग्जाम्पल। कि मोबाइल की दुनिया से सभी को दूर लेकर जाना चाहते हैं तिवारी जी और विभूति नारायण मिश्रा, और इसमें इन दोनों का साथ भाभी जी भी दे रही हैं। अब ये बात तो सच है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी मोबाइल का चस्का लग गया है। कि बचपन में हम सब कितने खेल खेला करते थे, जिसमें से एक खेल है कैरम बोर्ड का। अब भाभी जी वालों ने बेड़ा उठाया है बड़ों और बच्चों को फिर वो सब याद दिलाना जो हम भूल गए हैं। देखिए, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक राज की बात है, लेकिन गेम हो रहा है कैरम का, और इसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितना उस्ताद है खेलने में, ये आप जब देखेंगे एपिसोड तब पता लगेगा। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार ये यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है कि क्या बताइए। 1-2 दिन का आयोजन है। कुछ चीजें हम भूलते चले जा रहे हैं, ऐसे गेम्स को जो हम बचपन में खेलते थे, तो एक तरह से हम रिवाइव कर रहे हैं उन गेम्स को, और ऐसे खेल के सब ग्रुप में बैठ कर मजे कर रहे हैं इस सीन में। परिवार में अगर 7 लोग हैं तो वो सातों के सातों अपने फोन पर लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर उन्हें खेल खेलना है तो वो भी मोबाइल पर खेलते हैं। आजकल कहाँ ऐसे इंडोर और फिजिकल गेम खेलते हैं बच्चे। अब ये बात तो सही है कि भाभी जी घर पे है कि मेकर्स, जब भी कुछ करते हैं अलग करते हैं। तो इस बार की जो नई कहानी है उसमें सोशल मैसेज है। मोहल्ले के लोग भी बैठकर कैसे एक साथ खेल खेला करते थे। लोग जब देखें तो अपने पुराने दिनों में चले जाएं और उनकी यादों में खो जाएं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इंटरनेट का जमाना आ गया, लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इसलिए अच्छा, कैरम भी खेलते तो मोबाइल पे खेलते हैं, लूडो भी इस पे चल रहा है, ताज ये पतंग तक उड़ रही हैं इस पे। आप सोचो, आप वो आसमान के खुले उसमें जो छतों पे पतंग उड़ती थी, वो सब बंद हो गया, बच्चे आजकल के नहीं जानते। तो इसलिए उनको समझाने के लिए कि बेटा इससे हटके भी कुछ दुनिया है, उसको भी देखो। उनकी टिल्लू की शादी होने वाली, गधा घोड़ी, मेरा मतलब है टिल्लू घोड़ी चलने वाला है। क्यों सेठ जी, कैसा महसूस कर रहा हूँ? बेटा बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तो हमेशा हमारे यहाँ नौकरी रहे और तेरी तनख्वाह जब पेंडिंग रहे।
यार 6 महीने की तनख्वाह दी ना इन्होंने। चचा देख रहा हो रायता फैला रहे हैं। हाँ वही तो, अब ये हमारे साथ वो मलखान भी खड़ा हुआ है, ये भी अपनी कुछ कुछ बातें वहां पे कह रहा था। क्यों बे, तू बहुत बोल रहा था वहां पे है? हम तो कैरम बोर्ड के मजे ले रहे हैं जैसे ये लोग खेल रहे हैं और साथ में टिलुआ की शादी करा रहे हैं। भाभी जी घर पर हैं का जब आप ये एपिसोड देखेंगे ना तो जरूर अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और अपने घर में बच्चों को ये सीख देंगे कि इस तरीके के खेलों को खेलना चाहिए। इससे मानसिक विकास भी होता है और आप मोबाइल से दूर भी रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं दो बहनों की, बात कर रहे हैं मंगल और लक्ष्मी की, यानी कि मंगल लक्ष्मी। अब दोनों की कहानियों में कलेश चल रहा है। दोनों ही बहनों के फिलहाल जो सितारे हैं वो गर्दिश में है। एक तरफ लक्ष्मी से व्योम जो है वो बदतमीजी कर रहा है, तो वहीं आदित्य जो है मंगल से खफा है क्योंकि उसको लगता है कि सौम्या के बच्चे की जान जो खतरे में थी वो मंगल की वजह से थी। लक्ष्मी दोनों ही हमेशा परेशानियों से घिरी हुई रहती हैं। अब देखिए मंगल के पीछे तो मानो आदित्य हमेशा से पड़ा हुआ है। वो तो हर एक चीज का दोष बस मंगल को ही देना चाहता है। तुमने सवाल ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ व्योम के जाल में फंस चुकी है लक्ष्मी, जहां व्योम उससे बदला लेना चाहता है। अब ऐसे में उसे जब मौका मिला तो देखिए कैसे वो अपनी सारी हदों को पार कर रहा है। इस चंगुल में लक्ष्मी फंस गई है। अब लक्ष्मी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस शख्स के चंगुल से बाहर निकल आए, क्योंकि ये बात लक्ष्मी नहीं जानती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि व्योम है। जब लक्ष्मी के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो वो हमारी पार्टी में घूम रही थी और मैंने उसे वेटर के समझ के उसे बुलाया एंड तब से मेरे उसके साथ ऐसा जानी दुश्मन वाला सीन बन गया कि उसने मेरे साथ आग लगाई और तब से मेरी इंसल्ट करके जब से गई है तब से मुझे ऐसा था कि बस इस लड़की से मुझे बदला लेना है। तो बस आज वही कर रहा हूँ। उसके साथ बदला लेते लेते मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि इतना खतरनाक बदला ले रहा हूँ उससे, जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा। कि ईगो पे आ गई है बात कि ऐसा मुझे कैसे उल्टा थप्पड़ मार सकता है कोई, तो अब इसको मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे करने के लिए वो बदला लेने के लिए आया है एंड ऑफ कोर्स लक्ष्मी गेट्स अलर्टेड एंड वो अपनी पूरी कोशिश करती है वहाँ से भागने की। अब भाग तो गई है लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गलतफहमी की वजह से आदित्य ले रहा है मंगल की क्लास। वो एक्चुअली डॉक्टर को गलतफहमी हुई थी। अब क्या है ना, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सौम्या का मिसकैरेज हो गया है। ऐसे में आदित्य एकदम से बौखला गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अच्छी बात तो ये है कि जब आदित्य सौम्या के पास पहुंचा तो उसे ये पता चला कि ये खबर गलत थी। ऑफ कोर्स मैं तो बहुत इमोशनल हूँ बच्चे को लेकर। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने उसे खो दिया बिकॉज थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी मिला था मुझे डॉक्टर से, बट लकीली जब मैं रूम में गया तो पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरा बच्चा स्टिल लाइव। तो इसलिए सौम्या को हक कर लेता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ और यही कहता हूँ कि प्लीज़ आगे से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। मंगल तो है ही लापरवाह बट वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड तुम रूम में ही रहना, रूम से बाहर ही मत निकलना। जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर आ जाऊँगा। वैसे दोनों बहनें खुद ही मुसीबत मोल लेती हैं और फिर खुद ही इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। अब ऐसे में इनकी मदद करे तो कौन करे।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीती रात एक नए सीरियल ने आगाज कर दिया है टेलीविजन पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के नए शो जगधात्री की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इसकी स्क्रीनिंग पर, जहाँ सभी कलाकारों ने कास्ट के साथ मिलकर, क्रू के साथ मिलकर पहले दिन का शो तो देखा, और साथ ही ये शो कैसा रहा इसके रिव्यू में भी बताते हैं आपको। आ गई जगधात्री, जो घर में तो सीधी साधी लड़की है मगर बाहर उसकी एक अलग ही पहचान है। क्या है ना, वो एक अंडरकवर एजेंट जो है। अब अपनी कहानी के साथ सोनाक्षी बत्रा आ गई है आप सभी का एंटरटेनमेंट करने के लिए। ऐसे में शो की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां खुद शो के निर्माता राहुल कुमार तिवारी उपस्थित रहे अपनी पूरी टीम के साथ। खास बात ये है कि इस दौरान टीम के साथ साथ उनके शो उड़ने की आशा की टीम भी शामिल हुई, जहां साइली सचिन के साथ साथ रेणुका से लेकर रिया तक सभी मौजूद थे। ऐसे में स्क्रीनिंग के बाद हमारी खास बातचीत हुई शो के निर्माता राहुल कुमार तिवारी, फरमान हैदर और सोनाक्षी बात्रा से। सुनिए क्या कह रही हैं राहुल अपनी इस नई कास्ट के बारे में। मुझे लगता है कि इस शो पे सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट करेगा वो है जगधात्री, who is at the end of the day she's a police officer, पर क्योंकि वो घर पे जैसी है और जितने लोग उसके घर पे हैं, सौतेली माँ एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर है बिकॉज शी इज़ देयर एंड फेसिंग ऑल ऑफ इट फॉर हर मदर्स नेम एंड मदर्स डिग्निटी। आई थिंक वो बहुत कनेक्ट करेगा। अब सोनाक्षी और फरमान दोनों ही अपने किरदार के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में सुनिए वो क्या कह रही हैं। एक प्रोड्यूसर में जो सब होना चाहिए वो सब कुछ है। बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और आपको जो क्राफ्ट है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो कैसे करना है, इसको आप कैसे डिलीवर कर सकते हो, वो भी इन्होंने हमें समझाया। तो मैं इनको बोलूँगा बॉस सुपर कूल। ब्रीफ तो कैरेक्टर का हर चीज़ का यही होता है कि आपको बेसिकली अपना R&D करना चाहिए, रिसर्च एंड जो भी आपका कैरेक्टर है, कैसा उसका रिलेशनशिप है हर किसी फैमिली मेम्बर के साथ या हर कैरेक्टर के साथ, उसको समझो, परखो और फिर एग्जीक्यूट करो। एंड बॉडी लैंग्वेज एंड टोनैलिटी, उन सारी चीज़ों पे काम करो ऑफ कोर्स। वहीं सचिन और साइली ने भी शो को बेस्ट विशेष दिए। ये शो नेहा के लिए खास है क्योंकि इस कहानी में उनकी बहन भी शामिल है। आई कंग्रेचुलेट जगदात्री, Shivai and Tapasya. Obviously my younger sister is playing the role of Tapasya here, Yesha. I'm looking forward for a very amazing show because I think somewhere this can be a realistic concept which they are coming up with, and congratulations to the whole team. ये शो कनेक्ट करेगा तो इतना फाड़ू कनेक्ट करेगा कि मतलब एक फ्रेशनेस जो टेलीविजन में इस जॉनर में चाहिए वो ये शो लेके आएगा। एंड आई ट्रस्ट राहुल सर विद दैट। बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। एंड यू गाइज वर फैब इन द फर्स्ट एपिसोड, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे थे आप लोग। एंड आई थॉरली एंजॉयड व्हाटएवर आई सॉ। वैसे अपने दोस्त फरमान को सपोर्ट करने समृद्धि शुक्ला भी पहुंची थी और साथ ही साथ रोहित पुरोहित भी इसका हिस्सा बने। वैसे कहानी की बात करें तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब आपने सलमान खान को अंडरकवर एजेंट के तौर पे तो देखा था, कुछ इसी तरह आपको जगधात्री भी दिखाई देगी। अब क्या है ना, वो अपनी माँ के मौत का पता लगाना चाहती है कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे थी। ऐसे में वो ये कार्य एक अंडरकवर एजेंट बनकर ही कर सकती थी।
ऐसे में वो अपने परिवार वालों से छुपकर अंडरकवर एजेंट का काम कर रही है, जो एक सीधी साधी महिला के तौर पर तो दिखाई देती है मगर अंदर से काफी शातिर है। अब शो की शुरुआत से ही आपको उसका ये अनदेखा अंदाज साफ दिखाई देगा। ऐसे में उसकी दोस्ती उसके साथी मित्र के साथ भी दिखाई देगी, मगर इनका ये कनेक्शन कैसे आगे बढ़ता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। धीरे धीरे क्या पता ऑडियंस को ये कहानी काफी पसंद आ जाए। अंडरकवर एजेंट की कहानियाँ हमने कई बार देखी है, मगर ये कहानी दर्शकों को क्या नया दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बिग बॉस के घर से अभिषेक बजाज को नमस्कार कह दिया गया है, यानी कि वो बाहर हो गए हैं। ऐसे में चलिए उनसे खास मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए ये पूरा गेम कैसा रहा। इसको बहुत डिसलाइक करती हूँ मैं। बैल बुद्धि है। एक बैल बुद्धि। अभिषेक बजाज को किया सबने बुली। सबसे बड़ा फुकरा ये लगता है। अभिषेक निकलो यहाँ से। हीरो नंबर 1 बने तो सबकी आंख खुली। क्या बनूंगा? आशिकाना निसार। यूज करे दिल। मैं रिश्ते दिल से बनाता हूँ, दिमाग से नहीं बनाता। रफ टफ अंदाज। बिग बॉस के घर में तेरी अकड़ वही तोड़ूंगा। ट्रॉफी नहीं, दिल तो जीत के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बिग बॉस की ट्रॉफी भले ही अपने नाम नहीं कर पाए अभिषेक बजाज, मगर दर्शकों के दिलों में उन्होंने राज किया है। अब जब उनका एविक्शन हुआ है तो हमारी खास बातचीत उनसे हुई। उन्होंने अपने दिल की कई बातें बताई और बताया कि किस तरह से बिग बॉस की जर्नी रही है उनकी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जान लगा दी थी, दिल खोल के रखा था और ऐसी कोई कमी नहीं आने दी थी अपने इमोशंस को रखने के लिए। आई वॉज वेरी वोकल अबाउट द गेम, आई वॉज वेरी वोकल अबाउट माई इमोशंस। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखता था और मुझे लगता था कि मैं काफ़ी लोगों से मैं एंड तक पहुंच सकता था और ट्रॉफी जीत सकता था। और मैं रिश्ते निभाता रहा, दोस्ती निभाता रहा, लोगों ने गेम खेल ली तो कोई बात नहीं। एंड पीपल वो समझ आ रहा था उसे कि आई वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड इट्स ओके। उसको थ्रेड लगा तो ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने अशनूर और अपने रिश्ते पर भी कई बातें कही। वहीं क्या कुछ कह रही हैं अभिषेक, चलिए आपको भी दिखाएं। 10-12 साल हैं यार, अभी दोस्ती तो किसी भी एज गैप में हो सकती है। I'm 33, she is 21 और अगर कोई आपके जितना समझदार हो रहा है तो मतलब वो अपनी एज से मैच्योर है, तो वो तो बहुत ही क्रेडिबल बात है उसके लिए कि वो शी इज़ मैच्योर फॉर हर एज। एंड दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है। अपने गेम और अपने एटीट्यूड की वजह से जाने जाने वाले अभिषेक बजाज ने खुद की पर्सनालिटी और अपने गेम पर भी टिप्पणी की, क्योंकि उनका मानना है कि घर में मुद्दों पर उन्होंने कभी भी आगे से वार नहीं किया है, ना ही वो किसी मुद्दे में खुद से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे तब तक जब तक कोई उन्हें पोक ना करे। ऐसे में सुनिए अभिषेक क्या कह रही हैं। क्या होता है ना, जब आप किसी की बात नहीं मानोगे ना तो उसको एरोगेंट बोला जाता है। आपके अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो, अपने थॉट्स में बिलीव रखते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव रखते हो, तो वो एरोगेंट नहीं होता, वो सेल्फ अवेयरनेस होती है और अपने लिए स्टैंड लेना होता है। तो मैं वहाँ पे पंगे वाली बात नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है और अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करेगा तो उसको डिफेंड भी करना होता है। That's what I was doing. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब अभिषेक चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अशनूर का समर्थन करें। वो चाहते हैं कि अशनूर इस सीजन को जीते। अशनूर रीज़न उसने हर चीज़ जगह परफॉर्म किया है। हर कैप्टनसी टास्क में फाइनलिस्ट थी वो। उसमें मैं जिस कैप्टनसी टास्क पे बना था उसने लड़कियों को भी हराया, लड़कों को भी हराया। फिर उसकी कैप्टनसी टास्क पे एक और हुआ, उसने जीके भाई को भी फुल टक्कर दी और उनको हराया है। तो वो हर कैप्टनसी टास्क में वो जीती है, फाइनलिस्ट रही है। मेरी तरह वो भी वोटों से नहीं बन पाई है और जहाँ तक रही उसकी बात, वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ रखती है और कहीं ना कहीं उसका वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। वो रिस्पेक्ट बहुत करती है लोगों की, तो
उसने कोई भी चीज़ उसके जो प्रिंसिपल उसको अलाउ नहीं करते वो नहीं किया, और वो बहुत रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करती थी और उसका बहुत दिल बड़ा था, तो काइंड हार्टेड। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत कम हैं दुनिया में, तो मुझे लगता है कि उसको ऐसे जीतना चाहिए। वहीं बिग बॉस के इस सीजन से क्या सीखा अभिषेक ने, इसके बारे में भी सुन लीजिए। हर ओल्ड लेडी आपकी मम्मी नहीं होती। सेकंड बस यही, बाकी जय माता दी, रब रख। अब भले ही इस हफ्ते अभिषेक आउट हो गए, मगर कई फैंस ऐसे हैं जो चाहते थे कि अभिषेक इस सीजन को जीते। ऐसे में अब उनका पूरा समर्थन जब अशनूर के साथ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अशनूर इस सीजन को जीत जाएं। अब मेकर्स क्या डिसीजन लेते हैं ये तो उन पर निर्भर करता है, मगर ऑडियंस की तरफ से अशनूर क्या जीतती है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक स्टेज आती है लाइफ में कि माँ भी ना त्रस्त हो जाती है जब बच्चे बात ही नहीं मानते, और स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर अडल्ट्स। जी हाँ, जब एक हद के बाद आप सिर्फ उनको सुझाव दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी उनके लिए जी नहीं सकते। और मेरे ख्याल से इसी स्टेज पर आ चुकी है हमारी अनुपमा, जो अब अपने बच्चों के घर के कलेश से परेशान होकर उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। परी प्लीज काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राजा सिर्फ तुझसे प्यार करता है परी, प्लीज प्लीज। मैं चुप नहीं रहूंगी। वो राजा में एक नंबर का घटिया आदमी है। पहले ईशानी के साथ टाइम पास किया, फिर इसने उसे छोड़ दिया तो मेरे पास आ गया, और जब मैं ट्रिप पे गई तो वापस इसके पास आ गया। और अब कोई नहीं ढूंढी। परी शर्म कर। परी राजा सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, वो सिर्फ तुझसे प्यार करता है। तू चुप कर, वरना तुझे चप्पल मारूंगी। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर सुधर गए तो अनुपमा की नाक में दम कैसे करेंगे। अब अनुपमा की जो हालत हो रही है ना, उसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि अनुपमा कुछ भी कर ले, उसके बच्चे नहीं सुधरेंगे। अब परी को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने होशो हवास खो दिए हैं। अपने पति राजा को लेकर उसके दिमाग में इतना शक पैदा हो गया है कि अब वो किसी भी लड़की से बात करे तो परी को लगता है कि राजा का चक्कर चल रहा है। इसी बात को लेकर घर में महाभारत छिड़ गई है। अनुपमा ने कहा, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, जिसको जो करना है करो, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मैं और पापा लॉयर के पास से आ रहे हैं, डिवोर्स वगैरह के जो भी चीज़ें वो डिस्कस करके, और मुझे राजा एक लड़की के साथ दिख जाता है रोड पे बात करते हुए, और मेरा आपा, मेरा टेम्पर मैं सब खो देती हूँ। मैं उसको जाके कॉलर पकड़ के मारती हूँ। पागल हो गई है परी बेसिकली, 2-3 थप्पड़ मारती है और उसे यहाँ पे खून वून निकल जाता है। तो अभी इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। कोठारी फैमिली में जाके बदतमीज़ी कर रही है, शाह फैमिली में बदतमीज़ी कर रही है, अपने पति को मार रही है, अनुमा से बदतमीज़ी, अलग ही अलग। शायद क्या पता बाद में रियलाइज़ हो ये मिस्टेक जो कर रही है। अभी तो वो आपा खो चुकी है। आई होप हो जाए, वरना आई गेस मैं पागल कहलाऊंगी। बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन शक का इलाज कभी नहीं हो सकता है। परी अपने पति से तलाक लेने वाली है, जबकि वो सरासर गलत है। वहीं दूसरी ओर जब अनुपमा उसे समझाने की कोशिश कर रही है, तब वो बदतमीजी कर रही है। बापूजी को भी नहीं बख्श रही है, और तो और उसने ईशानी को भी धक्का मार दिया। सीन में तो अभी परी सबके ऊपर निकली हुई है। मतलब अनुमा से वो इतनी बदतमीजी करी है, लाइफ में कभी नहीं करी होगी उसने, कि आप कौन हो, आप चुप रहो। बापूजी इतने बड़े, इतने मेरे दादाजी, पर दादाजी मैं उन्हें बोल रही हूँ आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। सबके लिए रिस्पेक्ट खो चुकी है, चाहे वो मोटी बा हो या फिर मोटा बा हो या फिर बापूजी हो या अनुमा हो, सब
अब वो किसी को नहीं देख रही। अब मेरे आड़े कोई मत आओ, मैं तुमको मार दूंगी, मुक्के मारूंगी, चप्पल मारूंगी। अनुपमा के घर में बच्चों को लेकर हर बार कलेश होता है। अनुपमा भी खुद से सवाल पूछती होगी कि भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मेरे झोली में ऐसे ऐसे बच्चों को आपने डाल दिया। वैसे पर्दे के पीछे की एक कहानी आपको सुनाते हैं, जहां पर पाखी और परी के बीच में जब धक्का देने वाला सीन था, उस वक्त परी को सच में धक्का लग गया और उसके पैर में चोट आ गई। सबसे पहले शानी के पास जाना था, मैं ऐसे जा रही हूँ बोलते बोलते कि मैं तुझे चप्पल मार दूंगी, अपना मुंह बंद रख, लपड़ मारूंगी वो, और इसको जोर से धक्का देके बोल रही हूँ गो टू हेल। तो अब इसकी मम्मी को गुस्सा आया कि मेरी बेटी पे कैसे हाथ उठा दिया। उसके बाद फिर गुस्सा आया मेरी माँ को, तो मेरी माँ तो फिर छोड़ेंगी नहीं, उन्होंने धक्का दिया इसको और उनका धक्का मुझे रियल में पड़ गया और मेरे पैर का ये हाल हो गया। फिर से वही लाइन, दिल तो टूट ही गया, पैर भी टूट गया। परी का अभी दिमाग टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है। अब जब ऐसे सीन्स होते हैं तो एक्ट्रेस अपने कैरेक्टर्स में इस कदर रम जाते हैं कि उन्हें इस सीन के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी भी किसी की मजबूरी को, या फॉर दैट मैटर किसी की अच्छे स्वभाव को उसकी मजबूरी नहीं समझना चाहिए। क्या है ना, क्योंकि जब फिर ऐसे लोगों का माथा सटकता है, यानी अट्टा माझी सटकली होता है, तब फिर भैया बैंड बज रही है, जैसे कि चरण की बज रही है। सरू और महिला मंडली अच्छे से इसको सबक सिखाने वाली हैं आज। तू जैसी झूठी ड्रामेबाज लड़की के लिए मेरे कॉलेज में कोई जगह नहीं। मेरे एप्लीकेशन लेटर एंड गेट आउट ऑफ हियर। सरू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई यहाँ से बाहर जाएगा तो वो है यहाँ का कचरा, यानी कि चरण। तो चलिए दोस्तों, सफाई अभियान शुरू करते हैं। और हाँ, जरा भी गंदगी बचनी ना चाहिए। घर जब गंदा हो जाता है तब झाड़ू से उसकी सफाई करनी पड़ती है, और आज कॉलेज की सफाई करने के लिए सरू और उसकी महिला मंडली ने उठा ली है झाड़ू। अरे अनिका, आपको ना हम एक एडवाइस देना चाहेंगे कि फटाफट से यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। अब देखिए, अनिका तो आज बच गई है, लेकिन चरण बाबू की आज ऐसी धुलाई हुई है कि अगले जन्म तक ये याद रखेंगे कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इस सरू ने आज जो कुछ भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अनिका और चरण की गुंडागर्दी को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी था। तू जैसी झूठी ड्रामेबाज लड़की के लिए मेरे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। ये ले एप्लीकेशन लेटर एंड गेट आउट ऑफ हियर। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अन्नपूर्णा देवी के कॉलेज को अपने नाम करा लिया है अनिका ने, और उसके बाद वो पूरे कॉलेज में अपनी मनमानी कर रही है। अनिका का साथ पाकर चरण भी कॉलेज की सभी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गया है। इसीलिए तो आज सरू को ये कदम उठाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, सफाई अभियान शुरू करते हैं। और हाँ, जरा भी गंदगी बचनी ना चाहिए। अब देखिए, पहले तो ऋतु सरू का साथ नहीं देती, और इसीलिए सरू वेद के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जहां पर वेद एक गुंडा बनकर ऋतु की बहन को छेड़ता है। ये बात जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है ऋतु, तो देखिए कैसे उसके सामने सरू आ जाती है।
रितु को एहसास हो जाता है कि गलत के खिलाफ आवाज ना उठाकर वो उससे भी ज्यादा गलत काम कर रही है और इसके बाद वो सरू का साथ देती है। और अगर ऐसा महसूस करना और अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है तो सच बोलना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी, सच बोलना होगा, ऐसे चुप मत बैठो रे तू। जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर चरण को सबक सिखाती हैं। अब देखिए इधर अनिका ने भी पूरी कोशिश की कि वो सरू को इस कॉलेज से निकाल दे, इसीलिए तो उसने आज सरू को रेस्टिकेशन लेटर भी दिया, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अनिका, हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप अपनी मनमानी कर तो रही हैं, लेकिन सरू के रहते हुए ना आप इन साजिशों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी, ये है एक जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसके लिए ये कैरेक्टर इतना मशहूर है कि हम लोग को जितना डिटेक्टिव्स कैरेक्टर पहले मिले हैं वो सारे बहुत, मैंने जैसे बोला कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और हीरोइक हैं, और क्या होता है कि आपको उनको देख के ही पता चलेगा कि ये तो दूसरों से कुछ अलग ही है। लेकिन एकेन बाबू का जो है ये आपको पहले लगेगा, ऊपर से अगर आपको नहीं पता है तो लगेगा आपको कि ये एक कॉमिक कैरेक्टर है, लेकिन जब ये अपने काम में माहिर हैं बहुत, और जब काम के लिए निकलते हैं तो मतलब ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, और उनको देख के मतलब सामने वाले जो हैं, हाँ, तो वो उनको थोड़ा ये लिखते हैं, मतलब क्या बोले उसको, कि उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं कि, तो दे आर नॉट विद देयर गार्ड्स, ऑफ गार्ड हो जाते हैं, और जो भी उनको उगालना होता है वो उगल देते हैं। जी, ऐसे कैरेक्टर, डिटेक्टिव कैरेक्टर्स हम लोगों ने ज़्यादा देखा भी नहीं, बंगाल में भी नहीं, उसके बाहर भी नहीं। मुझे जितना याद आता है ऐसा एक कैरेक्टर मैं जब ये शुरू किया ना तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, एक ही था, वो भी एकेन बाबू जैसा नहीं है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो टेलीविज़न पे करमचंद बोल के एक सीरीज आता था, द ग्रेट पंकज कपूर यूज्ड टू प्ले दैट, उसका थोड़ा सा रेफरेंस मुझे मिला इसमें कि ही वॉज वेरी अनयूजुअल, अनअज्यूमिंग फॉर अ डिटेक्टिव। वो थोड़ा मतलब क्या भूल जाते थे क्या हो रहा है, हाँ, बीच बीच में थोड़ा इधर उधर चले जाते थे। खाना आधा खावा, मतलब आधा खाया हुआ जो खाना है वो कोट के पॉकेट में डालते थे, तो उसका थोड़ा रेफरेंस मिला। तो मुझे लगा है, अभी लग रहा है कि बंगाल के बाहर भी जो है, मतलब हिंदी स्पीकिंग जो ऑडियंस है उनको भी नया कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा एक कैरेक्टर उनके लिए भी नया हो। ये तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है स्क्रिप्ट राइटर के लिए, कि क्योंकि देखिए अच्छे स्क्रिप्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियली हम लोग का जो स्टोरी होता है, तो स्टोरी को डेवलप करना, और ये मतलब दिमाग में रखते हुए कि कैरेक्टर कैसा है, हाँ, हर एक सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एकेन बाबू का जब बहुत मतलब सीरियस हो चुका है मामला, तब भी बीच बीच में उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ट्रेट्स हैं, उनके लिए ह्यूमर उसमें डालना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि वो कैरेक्टर है ही ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ चैलेंज टू द स्क्रिप्ट राइटर, एंड सेकेंडली क्योंकि मैं इतनी बार अभी ये कर चुका हूँ प्ले, तो मेरे लिए थोड़ा ये आसान बन गया है। तो ये जो बैलेंस है ना और मिक्सचर है, ये ह्यूमर का और ये सीरियसनेस का और ये डिटेक्टिव भी है, उसके साथ कॉमेडी भी है, तो इसीलिए मुझे भी ये चैलेंजिंग लगता है और मतलब क्या आई एंजॉय। It's fun. It's always fun on the sets of एकेन बाबू। हम लोग तो एक टीम बन गए क्योंकि देखिए हम लोगों ने ये चालू किया एकेन बाबू का in 2018। So within 7 years we have done 8 web seasons and 3 films, मतलब 11 installments। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना पॉपुलर ये है शो। तो हम लोग एक टीम बन गए हैं अभी, तो क्यों द डायरेक्टोरियल टीम नाउ ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। सो वी हैव द कोर कैरेक्टर्स, द फ्रेंचाइजी कैरेक्टर्स, वो भी सेम एक्टर्स हैं। तो हम लोगों का बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग से लेके एकदम फाइनल रिलीज तक हम लोग मज़े कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत जल्दी वो वाला सिनारियो होने वाला है जब अरमान और अबीरा वो वाले गाने को गा सकते हैं कि हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। क्या है ना कि एआई वीडियो का ड्रामा इतना चल चुका है और खिंचता चलता जा रहा है कि अब इन्होंने तय कर लिया है कि घर छोड़कर जाने में ही अच्छाई है और सबकी भलाई है। हम प्रॉब्लम से भागते नहीं रह सकते, हमें प्रॉब्लम को भगाना होगा। जब परिवार का साथ मिलता है तो इंसान किसी भी प्रॉब्लम का आसानी से सामना कर लेता है, लेकिन जब परिवार ही आपके खिलाफ हो जाए तो भला इंसान कैसे लड़े। अब देखिए, जब से एआई वाले वीडियो का तमाशा हुआ है तब से ही अरमान और अभीरा का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब तो नौबत ये आ गई है कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस संजय ने कह दिया है सभी घर वालों से कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है अरमान और अभीरा को घर से दूर ही रहना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम से भागते नहीं रह सकते, हमें प्रॉब्लम को भगाना होगा। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, जब तक ये स्कैंडल ठंडा नहीं हो जाता तब तक अरमान और अभीरा को एक घर छोड़ के कहीं दूर जाना। अब देखिए, इस शॉकिंग बात ये नहीं है कि संजय ने ऐसा कहा, इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि दादीसा कुछ नहीं कह रही। दादीसा अरमान और अभीरा को रोकने की कोशिश नहीं कर रही हैं और ये देखकर माधव और विद्या दोनों ही शॉक हो गए हैं। माधव तो पूरी कोशिश कर रहा है अरमान और अभीरा को रोकने की, और जरा देखिए कैसे विद्या अरमान और अभीरा के कान भी पकड़ रही है। उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि इस प्रॉब्लम से उन्हें भागना नहीं है बल्कि उसका लड़कर सामना करना है। ये संजय बोलता है कि इसीलिए इस मसले को सुलझाने के लिए इन दोनों को इस घर से जाना होगा। एंड यहाँ पर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। वो मासा से पूछता है, हाँ नो प्रॉब्लम। मासा से पूछते हैं कि मासा आप, वो तो अरमान बोलता है ये आपका घर नहीं है, ये मासा ये पोदार हाउस है, बंसल हाउस नहीं है, तो मासा आप डिसाइड कीजिए कि आप। एंड मासा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती हैं और मैं मासा को देखती हूँ कि ऐसा कैसे कर सकती हैं मासा, इट्स नॉट पॉसिबल।
वो क्यों नहीं रोक रही है इन लोगों को, क्यों नहीं संजय को डांट रही हैं? अब आखिर घर में इतना बड़ा ड्रामा हो क्यों रहा है, चलिए आपको बताते हैं। अब दरअसल अरमान और अभीरा ना सभी घर वालों को पिकनिक पर लेकर गए थे माधव के रिटायरमेंट की पार्टी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वरुण आ जाता है। अरमान और अभीरा को शक है कि उनका AI वाला वीडियो ना उसने ही बनाया है और इसीलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है तब सभी लोग घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद घर पर भी ड्रामा होता है। संजय का कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना उसकी वजह से घर की बहुत बदनामी हो रही है और इसीलिए अब इसका भुगतान अरमान और अभीरा को ही करना पड़ेगा। अब देखिए अरमान और अभीरा वैसे तो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और फिर अरमान और अभीरा मायरा की खुशी भी तो चाहते हैं। अरमान और बीरा हम लोगों को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे वो माधव का फेयरवेल पार्टी बोलते हैं करेंगे हम लोग। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, फ़न भी है। और वहाँ पता चलता है कि भाई ये जो वरुण जो शख्सियत है वो वहाँ पर भी उपस्थित है और वो वहाँ पर भी कैमरा लगा रहा है और वीडियो खींचने की कोशिश कर रहा है। अरमान उसके पीछे भागता है, अभीरा भी उसके पीछे भागती है और यहाँ पर फैमिली जो है वो स्टन्ड और शॉक्ड और डर जाती है कि भाई फिर से कहीं यहाँ पर भी ये सारा कांड फिर से शुरू ना हो जाए और घर चली जाती है। लगता है कि अब अरमान और अभीरा को ना ये फैसला लेना ही पड़ेगा घर से दूर जाने का, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से अरमान और अभीरा की एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें ढेर सारी मुश्किलें होंगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सच का पता लगाने का ना अलग अलग तरीका होता है। नाउ इफ यू आस्क द सिक्योरिटी फोर्सेस वो आपको बाय द बुक सही तरीका बताएंगे, लेकिन टीवी की दुनिया नायाब है। यहाँ पर सच का पता लगाने के लिए नायाब तरीके ढूंढे जाते हैं। अब उड़ने की आशा को ही ले लीजिए। रोशनी का सच सामने सबके लाने के लिए जो साइली है वो भूत बनकर उसके सपने में आ रही है। देखो आ गई है वो, और उसके आने के बाद अब रोशनी की खैर नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं। प्लीज प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। अरे क्या आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये साइली है, साइली जो अब भूतनी बन गई है। हमारी प्यारी सी साइली का ये भूतिया अवतार देखकर आज आप डर तो जरूर गए होंगे। अब डरे भी क्यों ना, जरा देखिए साइली का ये अवतार देखकर तो आज रोशनी के भी पसीने छूट रहे हैं। सीरियल उड़ने की आशा में आ गया है एक भूतिया ट्विस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि साइली ये जानबूझकर कर रही है ताकि रोशनी का सच सबके सामने लेकर आ सके वो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच नहीं बल्कि रोशनी का एक सपना है। इस सपने में साइली को इस भूतिया अवतार में देख रही है वो। शी इज स्कैर्ड कि साइली को अगर ये सच पता चल गया कि ये फ़ोन जो था सचिन का पुराना वाला उसी ने चुराया है और जो उसके अंदर वीडियो थे सचिन के भी और बाड़ू के भी वो उसी ने लीक करवाए हैं चिट्टी की मदद से, तो ये सच जो उसने छुपा कर रखा है तो उसको बहुत हॉन्ट करता है और उसको इमेजिनेशन होती है कि अरे अगर ये पता चल गया तो साइली तो ऐसे चुड़ैल बन के मुझे मतलब
मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तो बहुत ही डर लग रहा है रोशनी को, साइली को ऐसे देख के, और ऐसे देख के, और ऊपर से वो जो है वो फ़ोन की बात निकाल रही है कि मुझे पता चला है कि तुमने ये फ़ोन से वायरल किया है वीडियो। तो वो एक डर बैठा है रोशनी के मन में, इसलिए वो ऐसे सपने देखे जा रही है कंटिन्यूसली। 2 बार हो चुका है उसके साथ ये। और अभी इसके बाद आप देखेंगे तो तेजस और रेणुका इसको लेके जाते हैं मंदिर में किसी गुरुजी के पास, ताकि इसका जो भूत है वो निकल जाए। अब वो क्या है ना कि इंसान के मन में जब चोर होता है तो हमेशा उसे डर सताता रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। आप सभी को तो पता ही है कि कैसे साइली के भाई बाड़ू को फंसाया था रोशनी ने। ये चोरी रोशनी ने की थी, लेकिन इल्जाम बाड़ू पर लगा था। रोशनी के पास एक वीडियो भी था जिसमें सारे सबूत थे, लेकिन रोशनी ने वो वीडियो छुपा कर रखा हुआ था। झूठ मत बोलो रोशनी, मेरे भाई को वीडियो लीक किया, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ। इस सपने में अब रोशनी को लग रहा है कि साइली को सच पता चल चुका है। अब देखिए फिलहाल तो ये रोशनी का एक सपना है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं रोशनी का ये सपना जल्द ही सच ना हो जाए, क्योंकि सचिन और साइली तो रोशनी के पीछे पड़ ही गए हैं। रोशनी का सच अब वो सबके सामने ला कर ही रहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि सचिन और साइली का डिटेक्टिव मोड अब ऑन हो चुका है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।